आज हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इस सीरीज़ में हम लोग क्रोमोसोमल एबेरेशन कितने टाइप्स के होते हैं यानी स्ट्रक्चरल एबेरेशन और न्यूमेरिकल एबेरेशन की स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल एबेरेशन को डिस्कस करेंगे। देन स्ट्रक्चरल एबेरेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें हम लोग इसका डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन ये कवर करेंगे। देन डिलीशन जो होता है या डेफिशिएंसी जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर डिलीशन का क्या इफ़ेक्ट्स होता है इसको डिस्कस करेंगे। देन डुप्लीकेशन क्या है, ये कितने टाइप का होता है, जैसे टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन, डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन एंड ट्रांसपोज डुप्लीकेशन, इन सब का डायग्राम देखेंगे। देन इन्वर्जन की स्टडी करेंगे। इन्वर्जन में इसके टाइप्स पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक को डिस्कस करेंगे। देन ट्रांसलोकेशन देखेंगे और फिर ट्रांसलोकेशन के टाइप्स की स्टडी करेंगे और इसके कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या होता है। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी जो है वो सेल की बनी है। ये सबको क्लियर है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल जो होता है उसकी सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम। तो ये हो गया क्रोमोसोम। और आप सबको क्लियर होगा कि इस क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए। अब ये जो डीएनए है या क्रोमोसोम है, ये हमारे बॉडी का या सभी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का ब्लूप्रिंट है। मींस हम सबकी बॉडी किस तरीके की होगी, यानी हमारे बॉडी का, हमारे स्किन का कलर कैसा होगा, हम लोग का बिहेवियर कैसा होगा, उसके अलावा हेयर का कलर कैसा होगा, हमारा मतलब हम सबके सारे ट्रेट्स जो होते हैं, हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करने का जो डेटा होता है वो किसके पास है, इस क्रोमोसोम या डीएनए के पास होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम और डीएनए इज द मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करने की जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है, क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर होती है। और इस क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर किसी भी प्रकार का ऑल्टरेशन यानी चेंज बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी को क्रिएट करता है, यानी बीमारियां पैदा करेगा। तो सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो क्रोमोसोम होता है वो उसका नंबर और उसका स्ट्रक्चर फिक्स होता है। यदि इसके नंबर और स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशन, और इससे बहुत सारी बीमारियां क्रिएट होती हैं बॉडी के अंदर, जिसे हम सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि हम सबकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम, यानी इस बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो सेल्स के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम जो होता है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारी पूरी बॉडी को डिफाइन करता है, यानी इनके ऊपर हमारी बॉडी को डिफाइन करने का डेटा होता है। यदि इस डेटा में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ हो जाए या कोई चेंज आ जाए तो इससे बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी या बीमारियां क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोमल एबेरेशन है क्या। तो सबसे पहले हम इस वर्ड को स्प्लिट करके इसका मीनिंग निकालते हैं, जिससे हम इस वर्ड को इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो देखिए, क्रोमोसोमल वर्ड का मतलब होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, व्हाट इज क्रोमोसोम? द आंसर विल बी chromosomes are the thread-like structure that contains genetic information. And what is aberration? Aberration means alteration or change. So what is the answer? Chromosomal aberration is simply mean alteration or change in chromosome is known as chromosomal aberration। यानी क्रोमोसोमल एबेरेशन को हम बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड में कैसे, सिंप्लीफाइड सेंटेंस में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो आंसर होगा कि द ऑल्टरेशन और चेंज इन क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोसोमल एबेरेशन, यानी क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या बदलाव या रूपांतरण क्रोमोसोमल एबेरेशन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्रोमोसोमल एबेरेशन कितने टाइप का होता है। तो क्रोमोसोम में जो चेंज है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए या तो उसके नंबर में चेंज आ जाए। तो यदि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एबेरेशन बोलते हैं, और यदि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आता है तो उसको हम लोग न्यूमेरिकल एबेरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चरल एबेरेशन के बारे में कि स्ट्रक्चरल एबेरेशन क्या होता है और ये कैसे होता है। ठीक है,
स्ट्रक्चरल एबेरेशन में हम लोग देख रहे थे कि स्ट्रक्चरल एबेरेशन किन वजहों से होता है, यानी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रक्चरल एबेरेशन। तो जैसे ये एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि क्रोमोसोम ऑफ ईच स्पीशीज हैज़ ए स्पेसिफिक नंबर एंड स्ट्रक्चर, यानी प्रत्येक स्पीशीज के क्रोमोसोम का जो नंबर होता है और स्ट्रक्चर होता है वो स्पेसिफिक होता है, यानी फिक्स होता है। और यदि इस क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज आ जाए तो वो चेंज किस वजह से आता है, तो आंसर है कि ड्यू टू एरर्स इन सेल डिवीजन और क्रॉसिंग ओवर और फर्टिलाइजेशन, यानी क्रॉसिंग ओवर या फिर फर्टिलाइजेशन, यानी सेल डिवीजन में कोई एरर हो जाए या क्रॉसिंग ओवर में कोई एरर आ जाए या फिर फर्टिलाइजेशन में कोई एरर आ जाए, तो इन सभी में यदि कोई मिस्टेक क्रिएट हो जाए तो इससे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है या क्रोमोसोम के नंबर में बदलाव आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का एबेरेशन क्यों होता है या क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में परिवर्तन किस वजह से आ जाता है। तो आंसर होगा कि यदि ये सेल डिवाइड कर रही है तो उस टाइम पे यदि क्रोमोसोम सेल के डिवीजन के टाइम पे यदि कोई एरर हो जाए या कोई मिस्टेक आ जाए या फिर क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कोई मिस्टेक हो जाए तो इससे क्रोमोसोम में कुछ चेंज आ जाते हैं, जिसको हम लोग यदि स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो स्ट्रक्चरल एबेरेशन और यदि नंबर में चेंज आ रहा है तो नंबर न्यूमेरिकल एबेरेशन होता है। तो अगर इन वजहों से कोई बदलाव आ गया तो इससे न्यूमेरिकल स्ट्रक्चरल चेंज आता है, बता दिया आपको हमने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एबेरेशन या व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल एबेरेशन। तो इसका डेफिनेशन है कि चेंज और मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज स्ट्रक्चरल एबेरेशन। मीन्स यदि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए या चेंज आ जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल एबेरेशन। ठीक है, तो यदि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल एबेरेशन बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रक्चरल एबेरेशन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल एबेरेशन के क्या टाइप्स होते हैं उसकी हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखिएगा, स्ट्रक्चरल एबेरेशन के टाइप्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एबेरेशन जो होता है ये 4 टाइप का होता है। फर्स्ट है डेफिशिएंसी और डिलीशन, सेकेंड है डुप्लीकेशन और एडिशन, थर्ड है इन्वर्जन और रोटेशन और फोर्थ है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर डेफिशिएंसी और डिलीशन, यानी डिफिशिएंसी और डिलीशन क्या होता है। तो डेफिशिएंसी या डिलीशन में समझ लेते हैं पहले इसका डेफिनेशन कि इट इज लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम विद डिलीशन आर नॉट एबल टू रिवर्ट टू नॉर्मल कंडीशन। मीन्स यदि क्रोमोसोम का कोई पार्ट लॉस हो जा रहा है या डिलीट हो जा रहा है तो इसे ही हम लोग डेफिशिएंसी या डिलीशन बोलते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है। ठीक है, तो हमने आपको क्या समझाया, हमने आपको बताया कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चरल चेंज को यदि हम डिस्कस करें तो क्रोमोसोम के जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेफिशिएंसी और डिलीशन। इसमें हमने क्या बताया कि यदि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट लॉस्ट हो जा रहा है तो इसे हम लोग डेफिशिएंसी या डिलीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि डिलीशन जो होते हैं वो कितने प्रकार का होता है, यानी क्रोमोसोम यदि डिलीट हो रहा है, क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट हो रहा है तो वो कितने प्रकार का होता है। तो वो 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है टर्मिनल डिलीशन और सेकेंड है इंटरकैलरी डिलीशन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि टर्मिनल डिलीशन क्या है। तो मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि व्हाट इज टर्मिनल डिलीशन। तो टर्मिनल डिलीशन नाम से ही समझ में आ रहा है, टर्मिनल का मतलब होता है छोर या एंड पे। तो जैसे मान लीजिए कि यदि ये एक क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के का एंड जो होता है यानी सिरा जो है यदि वो डिलीट हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन। ठीक है, तो व्हाट इज टर्मिनल डिलीशन। तो टर्मिनल डिलीशन मीन्स डिलीशन एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के एंड पे या टर्मिनस पे यदि डिलीट हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे हम लोग टर्मिनल डिलीशन बोलते हैं। अब सपोज करिए कि इतना पार्ट जो है वो डिलीट हो गया, तो आप सबको क्लियर है कि इतने पार्ट पे क्रोमोसोम के ऊपर क्या लगे पड़े होते हैं, जीन्स लगे पड़े होते हैं। तो यदि क्रोमोसोम का इतना पार्ट डिलीट हो गया इसका मतलब इतने जीन्स क्या हो गए, लॉस्ट हो गए।
और मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि ये जो जीन्स इस पे लगे थे ये किसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को कोड कर रहे थे, यानी आपके बॉडी के अंदर कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर डेवलप कर रहे थे। तो यदि ये जीन्स खत्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, डिफिशिएंट हो गए या लॉस्ट हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि वो कैरेक्टर आपकी बॉडी के अंदर डेवलप नहीं करेगा। जब नहीं डेवलप करेगा तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज क्रिएट हो जाएंगी और इसकी वजह से सिंड्रोम भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि टर्मिनल डिलीशन क्या होता है। अब हम लोग इसका डायग्राम देख लेते हैं। अब देखिए ये एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर ये जीन्स लगे हुए हैं। सपोज करिए ये ए जीन है, बी है, सी है, डी ई, और यहाँ पर ये सेंट्रोमियर है और यहाँ पर एफ जी एच आई जीन है। अब इसमें आपको बताया था टर्मिनल डिलीशन में हमेशा कौन सा पार्ट डिलीट होगा, तो टर्मिनस पे, यानी जो क्रोमोसोम है उसका एंड, एक सिरा जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अब मान लीजिए इतना एंड जो है वो डिलीट हो गया। अब आपको मैंने बताया था इन सभी एंड्स पे क्या, इन सभी क्रोमोसोम पे क्या लगा हुआ है, जीन लगा हुआ है। तो इसमें से ए और बी जीन क्या होगा, वो भी लॉस्ट हो जाएगा। इतना पार्ट डिलीट हो गया, तो देखिए इतना पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। तो कितना पार्ट बचा, सिर्फ इतना पार्ट बचा, यानी सी डी एफ जी एच आई, इतना पार्ट बचा हुआ है। तो इस प्रकार के डिलीशन को टर्मिनल डिलीशन कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम किनारे से निकल जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, सपोज करिए कि ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम में हो रहा है टर्मिनल डिलीशन। तो कैसे होगा, अब मान लीजिए ये पार्ट है क्रोमोसोम का, इतना पार्ट जो है वो डिलीट हो गया। ठीक है, इतना पार्ट डिलीट हो गया। तो अब क्रोमोसोम, पहले इसका साइज क्या था, पहले जब ये लगा था, यानी ये पार्ट दोनों आपस में जुड़े थे, तो इसका साइज, क्रोमोसोम का साइज जो था वो पहले क्या था, बड़ा था, इस तरीके से बड़ा था साइज। अब जैसे ही इतना पार्ट एक एंड से निकल गया तो इसका साइज क्या हो गया, क्रोमोसोम का छोटा हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि जो टर्मिनल डिलीशन होता है, इसमें जो डिलीशन होता है वो हमेशा एंड पे होता है, यानी एक सिरे पे होता है, और जिसकी वजह से क्रोमोसोम का साइज जो होता है वो डिलीशन में हमेशा छोटा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया टर्मिनल डिलीशन क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज इंटरकैलोरी डिलीशन। अब नाम से समझ में आ रहा है, देखिए इंटर वर्ड का मतलब ही होता है मिडल, यानी बीच से डिलीट होना। तो अब यहाँ पर किनारे पे डिलीशन नहीं होगा, बल्कि क्रोमोसोम कहाँ से डिलीट हो जाएंगे, बीच से। तो देखिए ये क्रोमोसोम है, इस पे जीन्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इसमें से बी और सी वाला इतना पार्ट जो है वो डिलीट हो रहा है। तो देखिए इतना पार्ट डिलीट हो गया, बी और सी डिलीट हो गया, निकल गया, और यहाँ पर ये ए है, डी ई है, एफ जी एच आई है, ये पड़ा हुआ है। तो अब भी क्रोमोसोम का आर्म क्या हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि बी और सी डिलीट हो गया। तो इस प्रकार के डिलीशन को बोलते हैं इंटरकैलोरी डिलीशन। मीन्स व्हेन deficiency occur at the middle part of the chromosome या middle part of the arm of chromosome, then it is known as intercalary deletion। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यदि डिलीशन हो जा रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो डिलीशन का पहला इफेक्ट है स्यूडो डोमिनेंस। स्यूडो मीन्स होता है फाल्स, डोमिनेंस का मतलब डोमिनेंस, यानी स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक कैरेक्टर है। अब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करती हूँ स्यूडो डोमिनेंस क्या होता है। कोई भी कैरेक्टर है, तो मेंडल ने आपको क्या एक्सप्लेन किया था कि ईच एंड एवरी कैरेक्टर इज रेगुलेटेड बाय द फैक्टर विच इज नोन एज जीन। मेंडल, हालांकि मेंडल को जीन के बारे में नॉलेज नहीं था, उन्होंने जीन को फैक्टर कहा था। तो मेंडल का ये मानना था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी कैरेक्टर वो फैक्टर के द्वारा रेगुलेट होता है। बाद में इस फैक्टर को जीन कहा गया। और आज हम सब लोग जानते हैं कि उस जीन के दो फॉर्म होते हैं, जिसे हम लोग अलील बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो अलील होते हैं उसमें एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। ठीक है, सपोज करिए ये कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है और स्मॉल टी जो है वो रेसेसिव है। तो आप सबको क्लियर है कि डोमिनेंट जीन वो जीन होते हैं, डोमिनेंट अलील वो अलील होते हैं जो अपने कैरेक्टर को शो करते हैं, और रेसेसिव अलील वो अलील होते हैं जो F1 जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो डोमिनेंट अलील है, स्यूडो डोमिनेंस के केस में क्या होगा, डोमिनेंट अलील जो है वो डिलीट हो जाएगा, यानी गायब हो जाएगा, और जो स्मॉल टी है, या आप ये कह लीजिए कि जो रेसेसिव अलील है, वो अपने कैरेक्टर को शो करने लग जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे यही डोमिनेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज स्यूडो डोमिनेंस, तो स्यूडो डोमिनेंस मीन्स रेसेसिव जीन शोज जस्ट लाइक अ डोमिनेंट अलील, यानी जो रेसेसिव अलील होता है वो डोमिनेंट अलील की तरह शो करने लग जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। यानी हालांकि ये डोमिनेंट तो है नहीं, लेकिन यदि ये डोमिनेंसी दिखाने लग जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। हालांकि मेंडल के लॉज में ये चीज़ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं थी, लेकिन बाद में स्यूडो डोमिनेंस ढूंढा गया, जो कि स्यूडो डोमिनेंस जो है वो मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, जो मेंडल के लॉ को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता। तो मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया, डिलीशन का इफेक्ट क्या हुआ,
कि यदि मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम के ऊपर ये एक जीन है जिसका नाम है कैपिटल टी, और आपको पता है जीन के दो फॉर्म्स होते हैं, एक कैपिटल टी होता है और एक मान लीजिए स्मॉल टी है। तो यदि कैपिटल टी वाला पार्ट इतना क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो यदि इतना पार्ट डिलीट हो गया तो बचा कौन सा, स्मॉल टी वाला पार्ट। तो अब यहाँ पे सपोज करिए ये स्मॉल टी वाला पार्ट बचा हुआ है और ये स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी की तरह बिहेव करने लग जाए, यानी डोमिनेंट अलील की तरह, रेसेसिव अलील डोमिनेंट अलील की तरह बिहेव करने लग जाए, लेकिन ये डोमिनेंट है नहीं लेकिन वो बिहेव करने लग जाए, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्यूडो डोमिनेंस। ठीक है, और ये एक प्रकार का सिंड्रोम है, डिजीज है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिजीज डिलीशन की वजह से होने वाला, वो है क्राई ड्यू चैट या क्राई लाइक कैट, यानी बिल्ली की तरह चिल्लाना या बिल्ली की तरह रोना। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू डिलीशन ऑफ शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 5, यानी जो 5वें नंबर वाला क्रोमोसोम होता है, उस 5वें नंबर वाले क्रोमोसोम, सपोज करिए ये 5वें नंबर वाला क्रोमोसोम है, इसका ये शॉर्ट आर्म है, ये लॉन्ग आर्म है, और ये 5वें नंबर वाले क्रोमोसोम का शॉर्ट आर्म यदि डिलीट हो जाए तो इससे कौन सा सिंड्रोम होता है, क्राई ड्यू चैट सिंड्रोम होता है। ठीक है, जिसमें जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, यानी ये ह्यूमन के अंदर होता है, और इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होता है वो बिल्कुल बिल्ली की तरह रोता है, यानी बिल्ली की तरह आवाज़ निकालता है। जब रोएगा तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली क्राई कर रही है। ठीक है, कैट की तरह बिल्कुल रोता है, इसीलिए इसको कैट क्राई बोलते हैं। ठीक है, और इसमें बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्ड हो जाता है, यानी बुद्धि उसकी कमज़ोर रहती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज X0 सिंड्रोम, या ये फीमेल होते हैं, याद रखिएगा। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम वाले फीमेल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो फीमेल विथ 44 ऑटोसोम्स एंड 1 एक्स क्रोमोसोम, यानी आप सबको क्लियर है कि फीमेल्स की बॉडी में फीमेल होने का मतलब क्या है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यदि एक एक्स क्रोमोसोम डिलीट हो गया है और सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, तो इस प्रकार के डिजीज को हम लोग टर्नर सिंड्रोम, यानी इस प्रकार की बीमारी को टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा, सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, तो उसे हम लोग टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। जिसमें जो फीमेल होती है वो स्टेराइल हो जाती है, यानी उसके अंदर रिप्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी लॉस्ट हो जाती है, वो रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो हमने डिलीशन में आपको अभी तक क्या एक्सप्लेन किया, स्ट्रक्चरल चेंज में पहला हम लोगों ने डिस्कस किया डिलीशन के बारे में। डिलीशन के बारे में हमने क्या बताया कि डिलीशन का सीधा मतलब होता है कि यदि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट या कोई एक आर्म डिलीट हो जाए तो उसे हम लोग डिलीशन बोलते हैं। डिलीशन दो तरीके का था, टर्मिनल डिलीशन और इंटरकैलरी डिलीशन, जिसको हमने डिस्कस कर लिया, और इसके हम लोगों ने इफेक्ट देख ली कि कौन कौन से इफेक्ट हैं डिलीशन के। तो पहला है सीरोडोमिनेंस, नेक्स्ट है क्राई ड्यू सिंड्रोम और क्राई चैट सिंड्रोम, और नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डुप्लीकेशन क्या होता है। तो देखिए नाम से समझ में आ रहा है, डुप्लीकेशन का मतलब होता है डबल होना या ऐड होना। तो ये याद रख लीजिएगा, डिलीशन का जस्ट ऑपोजिट है। डिलीशन में कोई पार्ट, क्रोमोसोम का पार्ट या आर्म उसके लॉस्ट हो रहे थे, लेकिन डुप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा, डुप्लीकेशन में एक्स्ट्रा ऐड होगा। ठीक है, तो देखिए डुप्लीकेशन क्या बता रहा है, प्रेजेंस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इन एक्सेस दैन नॉर्मल इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। जैसे मान लीजिए ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये नॉर्मली आपकी बॉडी में ऐसे प्रेजेंट है, अब इसी में कोई एक्स्ट्रा पार्ट आकर के क्रोमोसोम का ऐड हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन, यानी जुड़ना, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डुप्लीकेशन, यानी ये डबल हो गया, डुप्लीकेट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इस क्रोमोसोम पे नॉर्मल क्रोमोसोम ये था ही, और इस पे जीन्स लगे थे जो आपकी बॉडी को पूरे बॉडी को डिफाइन कर रहे थे, यानी पूरी बॉडी को फॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट आकर के जुड़ गया, तो इस एक्स्ट्रा पार्ट में भी क्या होंगे, जीन होंगे। अब ये एक्स्ट्रा जीन कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर आपकी बॉडी में डेवलप कर देंगे जो कि किसी न किसी एबनॉर्मैलिटी को लीड करेगा। ठीक है, अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो डुप्लीकेशन में फर्स्ट है टैंडम डुप्लीकेशन, नेक्स्ट है रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन, फिर नेक्स्ट डिस्प्लेस डुप्लीकेशन, और लास्ट है ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। तो देखिए टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, अब यहाँ पर ये नॉर्मल क्रोमोसोम है जिसपे जीन लगे हुए ABCDE, और इस वाले पे FGHI, और ये है सेंट्रोमियर। नेक्स्ट में देखिए क्या हुआ, अब इस नॉर्मल क्रोमोसोम में हो गया डुप्लीकेशन, यानी जीन क्या होंगे, डबल हो जाएंगे। देखिए कैसे हो रहा है, टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, यहाँ पर है ABC, और इसी ABC में एक्स्ट्रा पार्ट आकर के इतना ऐड हो गया, इतना एक्स्ट्रा पार्ट आकर के क्रोमोसोम में ऐड हो गया, और वो ABC तो था ही, एक और एक्स्ट्रा ABC आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। यानी डुप्लीकेशन में क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा पार्ट, जैसे मान लीजिए यही पार्ट सपोज कर लीजिए, ये पार्ट इतना एक्स्ट्रा आकर के क्रोमोसोम में ऐड हो गया।
अब ये क्रोमोसोम की जो लेंथ है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी डिलीशन में हमेशा क्रोमोसोम का आर्म छोटा होता है, क्रोमोसोम का साइज छोटा होता है, लेकिन डुप्लीकेशन में क्रोमोसोम का साइज बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए 3 जीन जो है या इतना पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया। अब इतने जीन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर डेवलप कर देंगे, ठीक है। तो ये टैंडम डुप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा, टैंडम डुप्लीकेशन में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा है क्रोमोसोम का, वो पार्ट बिल्कुल सीधा ही रिपीट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ABC है तो सीधा ही ABC रिपीट हो रहा है, कुछ भी उल्टा नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। लेकिन रिवर्स टैंडम में क्या है कि जो पार्ट आकर के ऐड हो रहा है वो उल्टे सीक्वेंस में ऐड होगा, तो उसको रिवर्स का मतलब ही उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ABCDEFGH है, यानी ये नॉर्मल क्रोमोसोम है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, ABC तो प्रेजेंट ही है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट इतना ऐड हो रहा है उस पार्ट में क्या दिख रहा है, ABC एग्जैक्ट ABC ऐड नहीं हो रहा जैसे यहाँ ऐड हो रहा था। यहाँ पर ये ABC का सीक्वेंस यानी जीन का इस पार्ट पे जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा है उस पे जीन का सीक्वेंस क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। देखिए ABC नहीं है बल्कि CBA है। तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन को रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके इफेक्ट को स्टडी कर लेते हैं कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए पहला है इसमें बार आई इन ड्रोसोफिला, इसका बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है या इफेक्ट है, वो है बार आई इन ड्रोसोफिला, यानी ड्रोसोफिला में बार आई होना। देखिए बार आई का मतलब ये होता है कि आंखों का सिकुड़ जाना, यानी आंख जो होती है वो इसमें नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, सकरी हो जाती है ड्रोसोफिला की, यदि उसमें डुप्लीकेशन हो जाए तो क्या होता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे बताया कि ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ 16A ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी ड्रोसोफिला में जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें 16A जो पार्ट है वो क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, जिसकी वजह से जो ड्रोसोफिला की आई है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, नैरो हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं बार आई इन ड्रोसोफिला, जो कि डुप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ही होता है एक तरीके से इन्वर्ट हो जाना, यानी उल्टा हो जाना। देखिए क्या बताएगी इसमें, इट या उलट जाना इसको बोलेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि इट अकर्स बाय ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, द ब्रोकन पार्ट रोटेट्स 180 डिग्री एंड ज्वाइन अगेन। मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्रोमोसोम है, अब क्रोमोसोम का सपोज करिए इतना पार्ट जो है वो टूट गया, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा हो गया, टूटने के बाद ये जो पार्ट है अब ये ऐसे, जैसे मान लीजिए टूट गया था ऐसे, अब ये उलट जाएगा यानी रोटेट हो जाएगा 180 डिग्री पे। अब ऐसे है तो सपोज करिए वो ऐसे हो गया और अब आकर के ऐसे आकर के ऐड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्वर्जन, ठीक है। तो इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो क्रोमोसोम का पार्ट ब्रेक होता है वो अगेन दोबारा से जुड़ता है क्रोमोसोम से, लेकिन वो पार्ट उलट करके जाकर के जुड़ता है, यानी उल्टा होकर के फिर जुड़ता है। और कितने एंगल पे रोटेट करता है, या ये भी याद रखिएगा 180 डिग्री पे, ठीक है। अब टाइप्स देखिए, इन्वर्जन जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन, दूसरा है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। देखिए पैरासेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होगा, सेंट्रिक वर्ड का मतलब सेंट्रोमियर, यानी यदि इन्वर्जन के प्रोसेस में सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग पैरासेंट्रिक इन्वर्जन बोलते हैं। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन में क्या होता है, यदि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है इन्वर्जन की प्रोसेस में तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। तो देखिए क्या है पैरासेंट्रिक, इफ सेंट्रोमियर इज इंक्लूडेड या इज नॉट इंक्लूडेड, यानी इसमें सेंट्रोमियर इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है ABCDEFGHI, अभी ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे देखिए हो गया इसमें इन्वर्जन, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए ये सेंट्रोमियर है, इधर का पार्ट देखिए बिल्कुल नॉर्मल है, इस पार्ट में क्या दिखाई पड़ रहा है, ए हो गया, ये BCD वाला पार्ट जो है वो ऐसे टूट गया, टूटने के बाद क्या हो गया, ये ऐसे उलट गया, यहाँ पर BCD था, अब यहाँ पे उलट के DCB हो गया, और अब ये उलट करके 180 डिग्री पे रोटेट, कितने डिग्री पे रोटेट किया, 180 डिग्री पे, और फिर ऐड हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और देखिए इसमें सेंट्रोमियर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। पेरीसेंट्रिक में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोमियर इंक्लूड होता है, और ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें जीन्स है ABCDEFGHI। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जो ABC वाला पार्ट है वो यहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन जो FG, देखिए यहाँ पे लिखा ना FG पार्ट जो है वो यहाँ से टूट गया, ठीक है, FG पार्ट टूट गया, और यहाँ से कौन सा पार्ट टूटा, यहाँ से AD वाला पार्ट टूट गया, सॉरी DE वाला पार्ट, इधर वाला पार्ट टूट गया।
टूटने के बाद क्या दोनों एक्सचेंज हो गए, अदला बदली हो गई रोटेट होकर के। इधर FG वाला पार्ट रोटेट हुआ 180 डिग्री पे तो GF हो जाएगा उल्टा, तो यहाँ पर GF वाला पार्ट जुड़ गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर AB वाला, ये AB है सॉरी, तो यहाँ पर जो AB वाला पार्ट टूटा तो वो क्या, वो रोटेट करके आके यहाँ पर उल्टा जुड़ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं सेंट्रोमियर के दोनों साइड पे एक्सचेंजिंग हो रही है, चेंज आ रहा है। तो इस प्रकार का यदि सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो गया तो उसे हम लोग बोलते हैं पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है। तो ट्रांसलोकेशन का सीधा मीन होता है ट्रांसफर ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू अ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। यानी जो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं यदि उनके बीच में क्रोमोसोम के पार्ट ट्रांसफर हो जाते हैं तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। उसके पहले हम समझ लेते हैं कि होमोलॉगस क्रोमोसोम और नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सेल है, इस सेल के अंदर ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है और ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के होमोलॉगस हैं, मींस एक मैटरनल है और एक दूसरा पैटर्नल है। तो अगर क्रोमोसोम होमोलॉगस है इसका सीधा मतलब है कि इस दोनों क्रोमोसोम का जो शेप है और साइज है, सेंट्रोमियर की पोजीशन है और जीन्स का नंबर, ये सब कुछ सेम होगा हूबहू, तब उसको हम होमोलॉगस मानेंगे। और यदि सेम नहीं है तो उसे नॉन होमोलॉगस कहेंगे। तो आप अब इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम की चेंजिंग तो हो रही है पार्ट्स की, लेकिन वो कैसे हो रही है, नॉन होमोलॉगस, यानी जो होमोलॉगस नहीं है उस पे हो रही है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब है तो ट्रांसलोकेट हो जाना, यानी कि चेंज हो जाना, ट्रांसफर हो जाना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल ट्रांसलोकेशन, नेक्स्ट है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन और लास्ट है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब इसका हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। तो क्या होता है सिंपल ट्रांसलोकेशन में, तो यहाँ पर आपको ये क्रोमोसोम दिख रहा है जिसमें ABCDFGHI लगा हुआ है और यहाँ पर ये क्रोमोसोम है KLMNO जीन लगा है और PQRS इधर लगा हुआ है। और इस तरीके से ये दोनों क्रोमोसोम जो है वो सपोज कर लीजिए नॉन होमोलॉगस हैं। ठीक है, नॉन होमोलॉगस का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों क्रोमोसोम पे जो जीन है वो दोनों में अलग अलग है, क्रोमोसोम का शेप सिमिलर नहीं है, साइज सिमिलर नहीं है, तो उसे हम लोग नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इतना पार्ट जो है वो अलग हो गया। तो देखिए ABCD में से ABC वाला पार्ट अलग हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने ABC वाला पार्ट नहीं बनाया, सिर्फ DEFGHI बनाया। और ये ABC वाला पार्ट यहाँ से निकल करके जा करके सीधा ABC, देखिए रोटेट नहीं हो रहा है सीक्वेंस, जीन्स चेंज नहीं हो रहा है, वो जा करके नॉन होमोलॉगस जो इसके समान नहीं था, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग थे, उससे जा करके जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे जुड़ गया और ये KLMNO PQR सब पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को सिंपल ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। शिफ्ट ट्रांसलोकेशन में क्या हो रहा है, ये हल्का सा शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट का मतलब देखिए ये क्रोमोसोम है नॉर्मल ABCDEFGHI, अब इस क्रोमोसोम का मान लीजिए इतना पार्ट जो है वो टूट गया ABC। ठीक है, यहाँ देखिए मैंने सिर्फ DE बनाया, यहाँ पे ABC नहीं बनाया क्योंकि इतना पार्ट टूट गया है, तो ऐसा हो गया क्रोमोसोम। अब अगली स्टेप में देखिए नॉन होमोलॉगस, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इसमें KLMNO PQRST लगा हुआ है। अब इसमें सपोज करें KL जो है वो टूट गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसका ABC वाला पार्ट आकर के इस KL के बीच में ABC, देखिए KL टूटता नहीं, KL तो प्रेजेंट ही है, KLMNO प्रेजेंट है, ABC पार्ट टूटा और वो ABC आकर के इधर बीच में जुड़ गया। सिंपल ट्रांसलोकेशन में क्या है, ये एंड पे जुड़ता है। ठीक है, तो एडिशन कहाँ हो रहा है, यदि डुप्लीकेशन जो है वो एंड पे हो रहा है तो यदि ट्रांसलोकेशन जो है वो एंड पे हो रहा है तो इसे सिंपल ट्रांसलोकेशन, और यदि ट्रांसलोकेशन बीच में शिफ्ट हो जाए तो इसे, यानी इस पार्ट के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में शिफ्ट हो जाए तो इसे हम शिफ्ट ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। और नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल में क्या होता है, उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। देखिए यहाँ पे ABCDFGHI है और एक KLMNO PQRST है, यहाँ से ABC टूटा और यहाँ से KLM टूटा, इसका ABC वाला पार्ट इस नॉन होमोलॉगस के पार्ट पे जुड़ गया, NO के पास जुड़ गया, और KLM जो टूटा था वो जाकर के इस DE वाले पार्ट, यानी जहाँ से ABC गायब था वहां जाके जुड़ गया, यानी इसका पार्ट टूटकर इस पे जुड़ गया और इसका पार्ट टूटकर इस पे जुड़ गया। तो नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में यदि एक्सचेंजिंग हो रही है पार्ट्स की तो उसे हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अब इसका हम लोग इफेक्ट देख लेते हैं। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन का इफेक्ट है फर्स्ट सिंड्रोम है जिसका नाम है बर्किट्स लिम्फोमा या बर्किट्स लिम्फोमा, इसके बारे में बताया गया। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड 14 इन ह्यूमन। अब मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी में ये सेल है और ये क्रोमोसोम नंबर मान लीजिए
8 है और ये क्रोमोसोम नंबर सपोज कर लीजिए 14 है, दोनों आपस में नॉन होमोलॉगस हैं, और इस 8 का पार्ट टूटकर 14 पे लग गया और 14 का पार्ट टूटकर 8 पर लग गया, तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार की डिजीज को, सिंड्रोम को हम लोग बर्किट्स लिम्फोमा सिंड्रोम कहते हैं, जो ह्यूमन में होता है। और याद रखिएगा किस बर्किट्स लिम्फोमा कौन कौन से क्रोमोसोम के बीच में ट्रांसलोकेशन होता है, तो क्रोमोसोम नंबर 8 और 14 के बीच में। नेक्स्ट सिंड्रोम है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 22 और 9 में। यानी ये सेल है, इस सेल के अंदर सपोज करिए क्रोमोसोम नंबर 22 है और ये सपोज करिए क्रोमोसोम नंबर 9 है, और ये दोनों एक दूसरे के नॉन होमोलॉगस है, और इसका पार्ट टूट के इस पे, इसका पार्ट टूट के इस पे लग गया, तो इस प्रकार के ट्रांसलोकेशन को फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि क्रोमोसोमल एबेरेशन क्या होता है। इसमें आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया था कि यदि किसी भी क्रोमोसोम में कोई भी अल्टरेशन या चेंज आ रहा है तो उसे हम क्रोमोसोमल अल्टरेशन या क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। और ये एबेरेशन दो तरीके से होता है, यदि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है तो स्ट्रक्चरल एबेरेशन, और क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है तो न्यूमेरिकल एबेरेशन। स्ट्रक्चरल एबेरेशन किस वजह से आता है, या न्यूमेरिकल एबेरेशन, या आप ये समझ लीजिए कि क्रोमोसोमल एबेरेशन का कारण क्या है, कॉज क्या है। तो यदि सेल जब डिवाइड कर रही है उस टाइम पे कोई फॉल्ट आ जाए, गलती हो जाए, या क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे कोई फॉल्ट आ जाए, या फर्टिलाइजेशन के टाइम पे कोई फॉल्ट आ जाए, तो क्रोमोसोम में चेंज क्रिएट हो जाता है, एबेरेशन आ जाता है, उसे ही हम क्रोमोसोमल एबेरेशन बोलते हैं। अब हमने आपको पहले हम डिस्कस कर रहे थे स्ट्रक्चरल एबेरेशन। स्ट्रक्चरल एबेरेशन में हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो स्ट्रक्चरल एबेरेशन है क्रोमोसोम में वो 4 तरीके का होता है, डिफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इन सब का डिटेल हमने आपको डिस्कस कर दिया। दैट्स ऑल।